मुद्दा है, लेकिन इस कार्यक्रम का आगाज हम लाइटर वे में करते हैं। यह सच्चाई है कि नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार पकवान रूपी बजट बनाती है। नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार पकवान रूपी बजट बनाती है, लेकिन विपक्ष सासू मां की तरह बहुत सारी खामियां गिनाती है। सच्चाई है कि आज निर्मला सीतारमण ने इंटरम बजट पेश कर दिया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे टेन्योर का आखिरी बजट है। इस बजट में जो अहम पहलू हैं, पहले हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया है। मिडिल क्लास के लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनेंगी, ये बजट का प्रपोज है। 40,000 रेल कोच वंदे भारत में बदलेंगी। 6ठी बार निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। लेकिन दर्शकों, शुरुआत में हम आपको बताते हैं बजट था, उन्होंने अपने इस बजट में क्या कुछ खास कहा और उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये देखते हैं क्या कहा निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. मैं अपने दर्शकों और पैनलिस्ट के बीच में हर्डल नहीं बढ़ना चाहता हूं और शुरुआत करूंगा इनसे इंट्रोडक्शन करवाने की। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे हुए हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सिंह धीमान, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और लंबा समय इन्होंने दिया है। धीमान साहब, आपका स्वागत है। रकीब खान अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रकीब जी, आपका भी स्वागत है। सनक जी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जम्मू यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट लीडर है और पदाधिकारी भी हैं। दिनेश जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और आईएएस और जेकेएएस के लोगों को कोचिंग करवाते हैं और इकोनॉमी इनका एक सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। बाकी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, इनको कौन नहीं जानता है। सैनी साहब हैं, बसंत सैनी, इनका भी स्वागत है। ये किसानों पर बड़ी पैठ रखते हैं और लंबे समय से सोसाइटी के चेयरपर्सन बने हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में जमायत अली, जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज या फॉर्म है उसके ये अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। काफी समय इन्होंने दिया। गोपाल पार्थसारथी जम्मू यूनिवर्सिटी के बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, इनका भी स्वागत है। गोपाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रकाश संथाल, डॉक्टर प्रकाश संथाल, जो जम्मू यूनिवर्सिटी से, आपका भी स्वागत है। रमनीत जी हैं, यूथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, आपका भी स्वागत है। आनंद जी हैं, आपका भी स्वागत है। नीरज आनंद जी, आपका भी स्वागत है। ललित महाजन बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से प्रेसिडेंट हैं और मुझे लगता है कि अपना जीवन इन्होंने उद्यमियों के लिए ही गवाया है, यहाँ अपनी सारी क्षमता जो है उद्यमियों को दिया। अप्पू सिंह हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट आदित्य गुप्ता
जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता हैं और यूथ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आदित्य जी, आपका स्वागत है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, शुरुआत हम आप इसे करेंगे। आदित्य, हाउ डू यू थिंक, कैसा बजट आपको लग रहा है? इस बजट में मैंने कहा ना, सासू माँ तो खामियां निकालेगी। शुरू कर दीजिए, नमक कम है। मैं खड़ा हूँ जाऊँ? हाँ, वेल यू डू। देखिए सासू माँ खामियां निकालेगी। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन का टाइम था तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि बजट जो होगा काफ़ी एग्रेसिवली प्रोजेक्ट, यस यस यस, क्योंकि हर पार्टी एटलीस्ट इलेक्शन के इंसेंटिवाइज किया जाए। लेकिन ये फिर ऐसे जैसे इसकी हिस्ट्री रही है गवर्नमेंट की पिछले 6 साल की, और स्पेशली विद दिस पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री सेटअप, ये पिछले 6 साल से कंसिस्टेंटली एक मिसडायरेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चलती रही है। अगर आप आज भी देखेंगे तो आपने अभी खुद बोला आपने, फॉर एग्जांपल रेलवेज, आपने कहा कि रेलवेज में 60 वंदे भारत 7 नई। जी जी। एक बेसिक सवाल है जी, वंदे भारत का जो प्राइस है वो क्या है? 1500, 1400, 1500, यही आम है प्राइस जी। हमारी देश की 70% पॉपुलेशन जो ट्रेवल करती है ट्रेन में, वो स्लीपर क्लास में करती है, उसकी एडिशन है नहीं जी। उसकी क्वालिटी है नहीं, तो इट्स अ मिसडायरेक्टेड फायर। सी आप इन्वेस्ट, आप लार्जर कम्युनिटी कौन है? जो गरीब आदमी, जब गरीब तबके को आप उठाएंगे नहीं तो देश कैसे तरक्की करेगा? जी। तो आपने वो डिवीजन जो क्रिएट करनी थी आपको, जिस सिस्टमैटिकली तरीके से, मैंने कहा ना पॉलिसी पैरालिसिस है इस गवर्नमेंट ऑन एवरी फ्रंट। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको इसकी। आप देखें, इन्होंने मेंशन किया अपनी स्पीच के अंदर गैस कनेक्शंस के बारे में, सिलेंडर्स दिए सर, लेकिन उसी में ही एक इंडेक्स गवर्नमेंट का है कि रीफिलिंग के लिए उसमें से 20 या 30% ही लोग आए। ये भी बिल्कुल सच है। पैसा ही नहीं है लोगों के पास, जिसके पास 1000 रुपये नहीं है वो वापस उसी चूल्हे पे चला गया। तो आप ये जो फैनफेयर क्रिएट करते हैं, दिस इज ऑल मिसडायरेक्टेड। आपकी एक पॉलिसी नहीं है। सी, डीमोनेटाइजेशन वाज आल्सो वन ऑफ द पॉलिसी डिसीजन फाइनेंशियल। क्या हुआ उसका? वो जो नोट आया था वो नोट ही वापस बाद में विड्रॉ कर दिया जी। कोई नथिंग चेंज फ्रॉम दैट। सो ये बजट का बेसिक जो एसेंस होता है वो होता है कि पब्लिक वेलफेयर और द स्कीम शुड बी इंसेंटिवाइज्ड। अगर आप इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखें कहाँ पर है, 2 करोड़ लोगों को आवास देने की बात भी है, छत देने की बात है 2 करोड़ लोगों को। सर, इस टाइम पे ना देश में छत से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप असल मुद्दा देखेंगे ना, आप आदमी के घर में, ये वही सिलेंडर वाली बात, आपने सिलेंडर दे दिया, उसको भरना तो है। अगर घर दे दोगे, घर चलाने के लिए लड़का घर पे ही बैठा रहेगा तो फिर घर चलेगा कैसे? तो वो जो आपका पॉलिसी पैरालिसिस है वो यहीं से दिखता है। सी, आप अपने आपको एक जीडीपी में आप लार्जर स्केल दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि उसमें कंट्रीब्यूशन कितने % लोग हैं। और डेटा तो यही कहता है ना कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ दैट जीडीपी जी। तो उसका और जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं जी, तो इसका मतलब लोग वो बेसिक कमाई नहीं कमा पा रहे हैं जी। और आप उस चीज़ के ऊपर आप इसको सिल्वर कोटिंग करके, आप बाय वंदे भारत दिखाकर या आप सिलेंडर्स का गलत डेटा देकर आप उसको कवर नहीं कर सकते। ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना, आज भी आम आदमी को दिक्कत हो रही है टू गेट बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट। आप खुद लगाए, कंट्री के अंदर जो पॉलिसी है, ओल्ड एज पेंशन की कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपये जी। वो भी हमारी स्टेट में तो चलो है नहीं, वो बंद हुआ हुआ 1000। आप सोचे 1000 रुपये में एक आदमी पूरा दिन निकालेगा, पूरा महीना निकालने वाला है। आप खुद सोचें कि पॉलिसी कहाँ पे है, क्योंकि आप जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर लें, द कंट्री विल नॉट बी ऑन द राइट पाथ। हमारा यूथ बेस्ड कंट्री है, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। दे नीड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू, जहाँ पर वो जाएं। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यू हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम इन सच सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ग्रो करें। आप उनकी ग्रोथ, आपने सारी अगर इन्वेस्टमेंट जो आपकी जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, आज रूरल डेवलपमेंट पे कितना इन्वेस्टमेंट है आप डेटा देखना। टॉप पे इज दी डिफेंस, आप रूरल को नीचे देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ग्रोथ कहाँ पर है, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन प्रोटेक्शन, दीज आर दी बेसिक वुमेन्स राइट्स। आप कहेंगे कि आपने 3 करोड़ औरतों को अगर आपने लखपति बनाना है जी, तो आपने अगर वहाँ पर आप उसका क्या व्हाट इज ये प्लान टू डू इट जी। अच्छा, तो आपके पास वापस लौटता हूँ, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं बजट के, मैं उनसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप उठ के ही बोलें। डॉक्टर साहब, अगर हम वेलफेयर स्कीम्स के लिए या सोशल सिक्योरिटी के लिए जब हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो मेरे हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज हो जाता है। जिस कंट्री में कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, उस कंट्री की ग्रोथ मेरे हिसाब से कल्टेल हो जाती है, किसी हद तक सीमित रह जाती है।
विनोद जी, पहले तो एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि इंटरिम बजट है, इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं जी। कि फुल फ्लेज्ड बजट जो है जुलाई में आना है, तो ये 2-4 महीने के लिए जो प्रोविजंस हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं जो पॉजिटिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हाउसिंग सेक्टर में है, महिलाओं को घर देने की बात है, 70,000 महिलाओं को के घर देने की बात है। तो जब हम 70,000 हाउसेज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो मटेरियल कहाँ से आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, जो मटेरियल उसमें यूज़ होगा, तो इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों के। दूसरा विनोद जी, एक जो मैं मानता हूँ कि स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, खास करके हमारे जैसे स्टेट जम्मू कश्मीर, यूटी जो है और लद्दाख, इस तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ टूरिज़्म का पोटेंशियल है, उनको अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और हमारी यूटी की इकानमी के ऊपर भी। सत्रह नए रूट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और जी। ज़रूरी भी होता है इन एरियाज़ को कनेक्टिविटी देने को, क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में या जो टाइम है उसको कम करने के लिए इस तरह की जो फ्लाइट्स दी जाती हैं इनएसेसिबल रूरल एरियाज। तो ये टूरिज़्म के साथ भी इसका लिंक है। तो इस तरह की स्कीम्स में मानता हूँ कि इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि फुल फ्लेज्ड बजट जो है जुलाई में आएगा, और इसमें मुझे एक चीज़ सरकार की ओर दिखती है कि वो आश्वस्त हैं कि हम आएंगे, फिर देख लेंगे। जी, यानी उनको लगता है कि 2024 में उनका है। लेकिन एक चिंता का विषय मैं डॉक्टर विजय सागर धीमान जी से जानना चाहूँगा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, कि डिफेंस को, ये सच्चाई है सबके लिए अच्छी बात है, ये डिफेंस को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डाला जाता है जब हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं होंगी। क्या डॉक्टर साहब आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं तो आज से 30 साल पहले इसके ऊपर अपने विषय जता चुका हूँ जी कि डिफेंस कैन नॉट बी ए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जी, ये इकोनॉमिक्स बोलते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और इसके मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसके जितने भी एसोसिएटेड खर्चे होते हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट विच इज़ ऑलवेज देयर। तो फिर डिफेंस को आप बाहर क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी रोबस्ट नहीं है या हो रही है रोबस्ट, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको डिफेंस रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए आप जो भी खर्चा करते हैं उसको आप कह देते हैं ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ये मे बी इट्स एक्स्ट्रानियस एक्सपेंडिचर। आज की सिचुएशन में वो बात बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज़ टू डू टाइट रोप वॉकिंग, और ये जो बजट्स बनाते हैं ये कोई ऐसे पॉलिटिशियंस धोती वाले नहीं बनाते हैं, या दे एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। थोड़ी बहुत डायरेक्शन की बात होती है। अब एक पॉपुलस बजट देना स्पेशली इलेक्शन ईयर के पहले, ये एक मजबूरी है। ये 80,000 करोड़ जो उन्होंने बोला फ्री दिया, आपके पहले प्रवक्ता ने ऑलरेडी उसमें बहुत सारी सासू माँ वाली कमियाँ निकाल दी हैं। Acceptable, that's okay. It is not something unexpected. But the point I am trying to tell you is कि आपने प्रॉस्पेरिटी कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया, वंदे भारत ला दिया। वंदे भारत के साथ में आपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्यों रखी हुई है? और अगर वो रखी हुई है तो वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए है? तो दैट मीन्स इट शुड बी अ प्लान एक्सपेंडिचर, इट शुड बी केटर्ड इन दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो ये बहुत जरूरी है। और डिफेंस की जो रेशो है उससे आप सहमत हैं? जो डिफेंस का बजट है, टोटल बजट का रेशो जो डिफेंस को मिलता है, क्या आपसे सहमत है? देखिए, ऐसा है कि इफ आई वर अ पॉलिटिशियन आई वुड हैव सेड एनीथिंग, बट द पॉइंट इज, अगर हम एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि दिस इज अ टाइट रोप वॉकिंग, बिकॉज अगर आप डिफेंस को ही ले लो, अगर मैं अपनी प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्ट करूं कि मुझे इस वक्त दुनिया में अगर 3 जगह पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं, और आज बात हुई है ब्लू इकोनॉमी की, अगर मुझे वो भी ऐड करना है तो मेरे को क्या चाहिए? आपने नेवी के लिए रखे हैं 24,000 करोड़। एक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है विच इज मोर देन 36,000 करोड़। तेजस एम आपको चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, वो कितने चाहिए? वो तो वैसे ही 1 लाख करोड़ हो जाता है। फिर उसके बाद आर्मी को बोलते हो 21,000 करोड़, एयरफोर्स को आपने दिया 36,000 करोड़। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट इनफ फॉर प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री। आप अपनी कमर्शियल शिपिंग हुतीज अटैक कर रहे हैं, आपको पायरेसी हो रही है। पिछले 4 दिन में 3 बार आपकी नेवी को जाकर के पायरेट्स को पकड़ा है, पाकिस्तानियों को बचाया है, श्रीलंकन्स को बचाया है, सेशल का एयरक्राफ्ट बचाया है। तो ये सब करने के लिए कहां से लाओगे? बट देन आई अंडरस्टैंड कि हमें आफ्टर ऑल लोगों को खाना भी खिलाना है। वी आर अ
पुअर कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एज येट। तो उसके लिए हमें कुछ टाइट रोप वॉकिंग करनी है। तो आपने तो परसेंटेज पूछी थी जी। मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड ओवर ट्रेंड है एक जीडीपी की परसेंटेज का। हम लोग आज तक 2% के आगे कभी गए ही नहीं। आज भी 1.9 या 1.89% है। तो रियलिस्टिक टर्म्स में इफ यू वांट एन आंसर फॉर मी, वी शुड एटलीस्ट बी अराउंड 4%। जी आप बैठिए, मैं दोबारा आपके पास लौटा। अप्पू सिंह के पास जाना जरूरी है। प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। अप्पू जी, आप मुझे बताइए, क्या इस इंटर्म बजट में जो भाषण था निर्मला सीतारमण का, उसमें कहीं इलेक्शन झलक रही थी? देखिए, मुझे ना राहत इंदौरी की बड़ी खूबसूरत लाइनें याद आ रही हैं, मगर मैं उनको नहीं आज कोट करूंगी। बहुत फेमस लाइंस कोट करी थी पार्लियामेंट हाउस में। उन्होंने कहा था कि हम इनसे पहले भी जो इंसान यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर बड़ा यकीन था। जी। It's a matter of grave concern that when you're talking about an interim budget, it is basically not a game changer. बड़े हमारे जो एक्सपर्ट साहब हैं उन्होंने कह दिया, प्रोफेसर साहब has just made a statement, this is just a stopgap arrangement. Yeah, basically, you have to take consent from the government, from the parliament to spend that amount. अगर आप इस बजट को देखें, there were a lot of, so I would not call it a game changer. I would call it a stopgap arrangement. इसी के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी, I've come up with certain pointers, is the budget expectation. I am not very well versed with economics, but there is one point that I would very pertinently like to put forth. देखिए, इंटरिम बजट 2019 में भी आया था जब पीयूष गोयल साहब ने लाया था। He came up with certain points regarding किसान सम्मान निधि, IT tax exemption, maximum gratuity. मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मैक्सिमम जो है लूज आउट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस मोर देन द इनकम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। अगर if I go according to the numbers, 5.9% of the GDP is the fiscal deficit of this country. According to the norms, according to the prudential norms, the fiscal deficit should not be more than 3% of the GDP. Right. आप कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। How are you going to generate this amount? At the end of it, you're going to borrow. आप या तो IMF से borrow करेंगे या तो आप किसी country से borrow करेंगे। How do you intend to pay back? So that is one amount which is, that is one pertinent point which perhaps in the budget, Nirmala Sitharaman has to keep into consideration. Now coming down to the layman's expectation, layman की expectation, क्योंकि आपने मुझसे political question पूछा, whether this whole budget has certain ramifications or certain positivity with regard to the political scenario. Of course it does. I will speak on behalf of the layman. सबसे पहले जो है इसमें हमें ये याद रखना पड़ेगा, what about the MSMEs? आपने उनको सपोर्ट करना है, उनके बारे में कोई बात नहीं करी आपने। ललित जी बताएंगे MSME के बारे में। What about the allocations? आप बहुत बड़ी बड़ी नीतियां ले आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कीम्स ले आते हैं। Of course, because it's an interim budget, देखो at the end of it, what about the allocations? Gender parity. क्योंकि निर्मला सीतारामन, शी इज अ लेडी एंड एक बहुत ही कॉम्पिटेंट वित्त मंत्री हैं। व्हाट अबाउट द जेंडर पैरिटी? इनके पास डिफेंस भी रहा है, बड़ी पहली बार ऐसा हुआ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ 6th consecutive budget. It's very important to understand that 17% is the contribution of the Indian women in India's GDP. आपने उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। It is very easy to talk about gender parity, but you have to create more women entrepreneurs. उसके बारे में नहीं है। Employment opportunities का क्या, skill development का क्या? हिंदुस्तान में maximum बच्चे जो हैं after their graduation they do not get jobs here, so they go abroad. Canada is a very hot spot place for people to go. आपने किस तरह की जो है higher education facilities जो हैं हिंदुस्तान में create करनी है? I mean, not through this interim budget, but of course Nirmala Sitharaman doesn't have much to say. What about the youth empowerment? What about the startups? What about the price rise check? What about the innovation sector? What about the women basic sanitary health is important. She hasn't spoken much about it. Moreover, इसी के साथ जो है बहुत सारे आपने policies लाई। मैं I'll just give you an example of गंगा की जो आपने cleaning करनी थी, यमुना की जो आपने cleaning करनी थी। It is very important for us to understand कि कहीं ना कहीं जो है विनोद जी, environment is a huge impact. उसके बारे में आपने कोई बात नहीं की। और एंड में सबसे important point which I must state in before this esteemed gathering is
रघुराम राजन की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट Yes, yes, स्टेटमेंट yes, yes, वो आपको आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करनी है एंड आई एम श्योर 1 ट्रिलियन में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर आर 12 zeros. हाउ डू यू इंटेंड टू क्रिएट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? Right. आप 6% ग्रोथ रेट के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं क्रिएट कर सकते. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉर्डरिंग. दोबारा आपके पास ललित जी, आप तो इंडस्ट्री के माने जाते हैं, आपको क्या लगता है इस बजट में इंडस्ट्री को लेकर कुछ है? देखिए जी, ये इंटरनल बजट है. इसमें एक चीज़ तो ये है कि इसमें इन्होंने जो टैक्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया है जी, वो मतलब कि एज इट इज़ रखा है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो उससे क्या है कि जो ऑलरेडी वर्किंग यूनिट्स हैं किसी को कोई सेटबैक नहीं लगेगा. अगर इसमें जीडीपी ग्रोथ ये कह रहे हैं 7% का प्रोजेक्शन कर रहे हैं. एफडीआई में इन्वेस्टमेंट इनकी आई है. जब एफडीआई वित्तीय घाटा भी काम किया उन्होंने. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो दैट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो. वो आएंगे, उनके साथ एंसिलराइजेशन होगी, कुछ होगी. हम अपनी स्टेट की बात करें तो भी जो हमारा पैकेज चल रहा है उसमें अभी तक किसी भी उसमें फंड्स की कोई कमी नहीं है. अब इसमें है कि नो डाउट बीच में स्टार्टिंग में हर्डल्स आती हैं. तो अगर आप देखिए कि हाउसिंग फॉर मिडिल्स का क्लास का है स्कीम है, 1 करोड़ हाउस होल्ड का को 300 यूनिट सोलर पावर का फ्री देंगे जी. 300 यूनिट वो फ्री दे रहे हैं. हाँ. 2 करोड़ हाउस होल्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स देने हैं, बना के देने हैं. उसका और स्किल ट्रेनिंग के लिए बात किया, जेंटलमैन कह रहे थे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी गई है. अब उनको भी 1.4 करोड़. हाँ, जी. तो उन लोगों को भी जब स्किल की ट्रेनिंग दी गई तो दैट इज स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो हमारे साल से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो कहीं बड़ी लिमिटेशंस हैं, तो अगर स्किल में हमारे लोग जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, तो उसमें क्या है कि आप देखिए कि वो अपना वेंचर स्टार्ट कर पाएंगे. एमएसएमई सेक्टर की बात जो हो रही थी, एमएसएमई सेक्टर को एज फार एज मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एमएसएमई सेकंड अपना सबसे बड़ा जी जी. तो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो उनके लिए सेफगार्ड्स आ रहे हैं. अभी रिसेंटली इनकम टैक्स में एक सेफगार्ड आया कि डिलेड पेमेंट के ऊपर आया है. तो इंटरम बजट में क्या है कि देखिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो आप इंटरम बजट में, क्योंकि जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद होगी, तो इंटरम बजट में तो ऐसा कोई होना नहीं चाहिए. पर एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है आज पिछले मैं कल 70 सालों में नहीं हुआ, जो 10 साल में हो गया, जिसमें टनल्स बन गई हैं, हाईवे बन रहे हैं. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, हमारी स्टेट के लिए हो रहा है. तो टूरिज्म की जैसे बात की थी, टूरिज्म को कितने 1 करोड़ प्लस टूरिस्ट जो इस टाइम हमारे यहाँ पे आए हैं, वैष्णो देवी में कितने आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से अगर हम बजट की ललित जी, मैं अगर फिगर बताऊं तो 67% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. बाकी लगा लीजिए 33% कैपिटल एक्सपेंडिचर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम बजट में जिक्र भी किया था. तो देखिए ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा ना सारा जी जो है जी. तो अब जैसे आप रेवेन्यू जनरेशन में देखिए, रेवेन्यू में जीएसटी की कलेक्शन जो है 1.6 लाख करोड़ के ऊपर मंथली पहुंच गई हुई है जी. इनकम टैक्स की कलेक्शन जो है वो कोई 16 लाख करोड़ पे है जी. तो इट मीन्स कि पीपल इनकम लोगों की बढ़ रही है ताकि जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है. अगर आप देखें पीपल दे आर फाइलिंग रिटर्न, तो मेरे ख्याल से जो पिछले हम 10 साल का अगर देखें तो 10 साल में जो ग्रोथ है दैट इज ए पॉजिटिव ग्रोथ. जी. दोबारा आता हूँ आपके पास. मैं अपनी टीम से कहूँगा कि अभिजीत जसरोटिया आए हुए हैं, उनको भी जरा पैनल में बुला लीजिए. पहले मैं गोपाल पार्थसारथी जी. गोपाल पार्थसारथी जी, आप बड़े एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट हैं, आपको इस इंटरम बजट में क्या नजर आता है? देखिए, बजट को देखने के 2 नजरिए होते हैं जी. एक तो बजट जो भी सरकार होती है सेंटर में, उसका विजन डॉक्यूमेंट होता है जी. तो एक पहला एंगल होता है विजन क्या है गवर्नमेंट का जी. और दूसरा आ जाता है नंबर्स के ऊपर आते हैं, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, टैक्स बढ़ा कम हुआ, कहाँ क्या हुआ, नंबर्स की गेम है. तो मैं पहले विजन की बात करूंगा. तो पिछले 9 साल का जो गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट्स को, फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रैक करता हूँ.
मार्केट जिस तरीके से स्पेशली 2020 के बाद ऊपर आई हैं और लगातार ऊपर गई हैं, तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि वो बैरोमीटर है इकोनॉमी का। पॉजिटिव सेंटीमेंट है। कल भी मार्केट 1% ऊपर बढ़ के बंद हुई है। आज भी मार्केट जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे बजट है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, मार्केट उससे खुश है। अगर कोलैप्स करती है तो इट मींस, देखिए, कोलैप्स के और भी कारण हो सकते हैं, उसके अंदर मार्केट मेकिंग होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पिछले इतने सालों में देखें, जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स ऊपर गई हैं, उसमें मार्केट अपबीट है। इकोनॉमी क्योंकि बड़े अच्छे स्ट्राइड्स के साथ चल रही है। 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 5 ट्रिलियन और उसके बाद 2034 तक इकोनॉमी 7 ट्रिलियन तक। तो विजन डॉक्यूमेंट की जहां तक मैं बात करूं तो विजन बड़ा क्लियर है गवर्नमेंट का, और इन टर्म बजट चूंकि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, फिर भी उन्होंने विजन को छोड़ा नहीं है। विजन वही है, बजट इज टुवर्ड्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव कहीं नहीं है। क्योंकि एक मशहूर बात है इकोनॉमी में, यू कैनॉट लेजिस्लेट पीपल इनटू रिचनेस। आप फ्रीबीज दे के लोगों को अमीर नहीं बना सकते हैं, उन्हें आप पंगु बना सकते हैं, उन्हें आप डिपेंडेंट बना सकते हैं। यार बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन देते हैं। जी, ये जो 80 करोड़ लोगों का है, ये जाहिर है कि ये कोविड की देन है। कोविड में बुरे हालात से कंट्री गुजरा है, और जिस तरीके से, और देखिए कोविड से लेके अभी तक पिछले 3 वर्षों में हमारा कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 3.3 लाख करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच गया था पिछले साल, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 से 12% का इंक्रीज होगा, और इस साल 11.1 लाख 11.1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आप जॉब मार्केट को पुश कर रहे हैं आगे की तरफ, जॉब क्रिएशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। और जैसे जैसे आप देखें, चाहे रिंग रोड बन रही है, कहीं पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, जहां जहां है वहां एक्टिविटी बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, उससे आपका सीमेंट, स्टील, ये जितने सेक्टर्स हैं, ये सबको पुश मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट जॉब्स तो दे नहीं सकती, तो जॉब क्रिएशन अलग अलग सेक्टर्स में होनी चाहिए। तो विजन का जहां तक मैंने कहा, विजन क्लियर है गवर्नमेंट का, पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है। बात आ गई नंबर्स की। चूंकि जैसे आपने शुरुआत की थी कि भाई गलतियां निकालने वाले तो निकालेंगे, तो इसलिए शायद कहीं काफी डिफेंसिव रहे हैं। टैक्स स्लैब्स को नहीं छेड़ा है, क्योंकि अगर वो छेड़ते तो भी क्रिटिसिज्म था, साहब आप लोगों को लुभा रहे हैं, वोट देने इलेक्शन आ रही है। तो अब आपने नहीं किया है तो लोग आप कहेंगे भाई आपने क्यों नहीं किया है। तो उन्होंने ज़ाहिर इन टर्म अरेंजमेंट है, जुलाई में जब आएंगे, अगर ये आते हैं या कोई और सरकार आती है, जो भी आता है वो अपना बजट प्रेजेंट करेंगे, जो उनका विजन होगा उसे प्रेजेंट करेंगे। बट टाइम बिंग मुझे ये लगता है कि नंबर्स में भी बजट अच्छा है, और मार्केट ने उसे अच्छे से रिएक्ट किया है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत बढ़िया है। मैं हर एक पैनलिस्ट के पास आऊँगा, लेकिन टाइम पर आऊँगा। मैं बीइंग ए ट्रेडर्स, आप ट्रेडर कम्युनिटी को, नीरज आनंद जी बड़े लंबे समय से इनकी रहनुमाई कर रहे हैं जी। ट्रेडर का चश्मा पहन के आप देखिए ये बजट कैसा है। इन टर्म बजट है, इन टर्म बजट में देखिए विनोद जी, जैसे पहले भी मेरे पैनलिस्ट ने कहा है, एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये एक अंतरिम बजट है, फुल बजट नहीं है। और कहीं ना कहीं जो मेरे पहले पैनलिस्ट थे, जो अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको तो खुश होना चाहिए। दे वर एक्सपेक्टिंग कि इस गवर्नमेंट ने कोई लोक लुभावन वायदे नहीं किए, तो दे शुड बी हैप्पी। और उनको इस पे काम करना चाहिए कि आने वाले समय में जब उनकी सरकार अगर बनती है तो वो अच्छे बजट में प्रावधान लेके आएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये इस सरकार का कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ पिछले 10 साल से रही हैं, और हम चूँकि बाज़ार को देखते हैं, बाज़ार में काम करते हैं, बाज़ार में जैसे अभी पार्थसारथी जी ने कहा, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, और इकोनॉमी का एक मेजर रोल होता है किसी भी देश की प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में। एक इसमें बहुत बड़ा प्रावधान आज किया गया है जो मंशा दर्शाता है सरकार की। उन्होंने जो पिछले 2010 में, 12 में, 11 में जो लोगों के डिफॉल्ट्स 1 करोड़ लोग हैं उसमें, जिसमें 10,000 से लेके 25,000 तक का अगर किसी का कोई पेनल्टी लगी हुई है या वो पेंडेंसी में है, वो किसी न किसी तरीके से लिटिगेशन में है, तो उसको वापस लेने की बात की गई है। ये क्या दर्शा रहा है कि सरकार लिटिगेशन से बाहर निकल के लोगों को काम की तरफ ला रही है। आज हम जब देखते हैं, हम बात करते हैं जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं,
सरकार को आगे कौन ले जाएगा? जो टैक्स पेयर है। और टैक्स पेयर का जब आप बेस बढ़ाते हो तभी आप इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हो। आज पिछले 10 सालों में अगर हम देख रहे हैं 3 गुना टैक्स बेस बढ़ा है, ये छोटी बात नहीं है। और आज अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, कैसे बन गए हैं? रातों रात तो नहीं बन गए, क्रिटिसिज्म होना अच्छी बात है, लेकिन एज ए बिजनेस लीडर अगर हम आज देखते हैं तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, आज आप देखेंगे बेशक अंतरिम बजट सिर्फ इसलिए होता है, जिसको हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, कि सरकार जो अभी इलेक्शंस में रहेगी उसके खर्चे या जो पॉलिसी चल रही हैं उनके लिए प्रोविजनिंग का रोड मैप, ठीक है। इसलिए नया तो कोई हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि जैसे पार्था जी ने कहा कि अगर कुछ नए लाते तो भी क्रिटिसिज्म होता, लेकिन एक चीज मैं यूं कहूंगा जो सरकार की मंशा दर्शा रहा है, उन्होंने 3 डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की बात की है आने वाले दिनों में। होता क्या है, जब आपका सर्विस सेक्टर इंप्रूव होता है, रेलवे के कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, जिससे क्या होगा, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र की बात हुई है, चाहे वो सीमेंट डेडिकेटेड सीमेंट फ्रेट कॉरिडोर की बात हुई है, उससे क्या होता है कि आप जब सर्विसेज को इंप्रूव करते हैं, अब आपने घर बनाने हैं, आपने जब 3 करोड़ घर बनाने हैं तो उसमें जो चीज़ों का प्रावधान करना है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें लगेंगी, उसके मटेरियल लगेगा, उसकी मूवमेंट में जितनी आसानी होगी तो चीज़ें कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिलेंगी जी, लोगों को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं विनोद जी, अभी तक आप अगर देखें जो ओवरव्यू आया है, क्योंकि पूरा डिटेल्ड तो अभी हमें इसमें जाने का अवसर नहीं मिला है, लास्टली मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा रोल है। इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि टैक्स फ्री लोन स्टेट्स को दिया जाएगा, उसमें हमारी यूटीपी डेफिनेटली आएगी जी। और अगर टूरिज्म क्षेत्र में वैसा सपोर्ट जैसा इसमें दर्शाया गया है, हम लेने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली टूरिज्म सेक्टर तो बैकबोन है, हमारी बैकबोन है ही है जी। तो देखिए, हमने तो वो देखना है कि हम किस रीजन में हैं जी। तो आज अगर टूरिज्म में सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, हमारे बच्चों को काम भी मिलेगा। और आज जैसे इजी फाइनेंसिंग की बात हो रही, मेरे पहले ललित जी ने भी कहा कि अगर जो पॉलिसीज चल रही थी इंडस्ट्रीज की नहीं छेड़ा गया है तो उससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग है जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, उससे आने वाले समय में हमें उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। मैं ये देखता हूँ, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है सरकार का कि जब उनको लगता है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं लोगों ने साथ दिया है, तो आने वाले समय में जब नया बजट आएगा उस वक्त मेरे को लगता है हम दोबारा अगर चर्चा में बैठेंगे तो वो एक ज़्यादा बेहतर हम आंकलन कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमने कोशिश की है कि हर एक स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया है इस पूरे डिस्कशन में, ताकि हर एक जो स्टेक होल्डर्स हैं अपनी बात रख सके कि उनको इंटर्म बजट कैसे लगा। रकीब खान अपनी पार्टी से हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनको भी सासू माँ की तरह कुछ नहीं, आप तो शायद चलिए। देखिए, आपने जो कहना था वो अपनी बात कर दी, अब मुझे अपनी बात रखनी है। इस बजट से उम्मीदें तो बहुत थी, बजट में बहुत बड़े बड़े दावे तो किए गए, नंबर भी अच्छी तरह से गिनाए गए, लेकिन जो उम्मीद आम आदमी को थी, नौजवान को थी, जो कॉमन आदमी की उम्मीद थी, मुझे लगता है कि उस हिसाब का बजट नहीं आया। बात हुई यहाँ कि जम्मू कश्मीर बीइंग ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कहा गया कि टूरिज्म में को टैक्स फ्री बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब 2023 का बजट आया था उसमें भी कुछ इस तरीके का दावा किया गया था, लेकिन उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बात करें, चाहे मैं वो रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं या दूसरे टूरिज्म की बात करूं, लेकिन जो कहा गया था वो किया नहीं गया। मुझे लगता है जो इस बार का भी बजट है उसमें कहा जरूर गया है अपने वोट बटोरने के लिए, लेकिन हकीकत में इंप्लीमेंट जमीन पे कितनी होगी, सरकार कितना काम कर पाएगी। अरे की को ये एतराज है कि कथनी और करनी में सरकार के फर्क रहता है। मुझे बिल्कुल इस बात का एतराज है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी चीज, नौजवान बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि हमारे लिए कुछ नया आएगा। जिस तरीके से सरकार दावे कर रही थी कि हम नौजवानों को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसियां,
आपने सिर्फ हमें नौजवानों को आज अगर आप बात करते हैं बार बार तो लोन की बात करते हैं, कर्ज देने की बात करते हैं। आप नौजवान को बढ़ाने के लिए एक बैंक के से कर्जे के लिए मजबूर करते हैं। मुझे लगता है इस कर्जे की तरफ ले जाने से बेटर था कि नौजवान को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक बढ़िया पॉलिसी सरकार को लेकर आनी चाहिए थी। लेकिन जो उम्मीद खासकर जम्मू कश्मीर को थी, मुझे लगता नहीं कि इस बजट में जम्मू कश्मीर की उम्मीदों को पूरा किया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से बजट आने वाला है, वो शायद 3 या 4 को आ जाए और हो सकता है उसमें कुछ बेहतर हो। देखिए, पिछली बार 118 करोड़ रुपए का बजट 118 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने दिया था, लेकिन बजट जम्मू कश्मीर का नहीं आया। इसी बजट के तहत जम्मू कश्मीर का बजट भी आना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को लेकर खासकर जो उम्मीद थी वो पूरी हुई। लेकिन इस बजट में रसोई गैस की बात हुई, इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नए घर बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है। आप जम्मू कश्मीर में ही जाइए जी, आज पिछले 6 महीने से, पिछले 1.5 साल से मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी मेंढर की बात करूं अगर, और पूरे होल जम्मू कश्मीर के सिनेरियो की बात करूं, इन्होंने जो घर बनाने थे उनमें एक इंटर्म रिलीफ दी है। उसके बाद उन लोगों ने अपने घर तैयार कर लिए, बैंकों से कर्जा ले लिया, लेकिन वो लोग आज मजबूर हैं। कहां जाएंगे वो लोग? उनको अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिली है। तो आप इससे अंदाजा सरकार ने तो वहां पे कह दिया हमने 3 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया, 2 करोड़ नए बनाएंगे, लेकिन असल हकीकत, जमीन पे हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। जी, हम जानेंगे फार्मर से, बसंत सैनी से। फार्मर के लिहाज से काफी कुछ दिया गया है मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है जी कि जो नया बजट है उसमें फार्मर के लिए बहुत कुछ दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी स्टेट की टोपोग्राफी कुछ अलग है। हमारे 1971 में जो रीसेटलमेंट बिल पास हुआ जी जमीन का, जी, आज जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसके पास 10 कनाल से ज़मीन ऊपर है। तो जो नया बजट है उसमें जो मैकेनिज्म पर इन्होंने जोर दिया है, जैसे कंबाइन है, ट्रैक्टर हैं। मनोज जी, जिसके पास जमीनी 10 कनाल है वो कहाँ, उसको कंबाइन क्या करना है? उसको इतना बड़ा इक्विपमेंट लेके करना भी क्या है? उसके बाद जैसे मैंने इस भाई के साहब की बात बहुत पसंद है कि कर्जे में डूब रहे हैं। इन्होंने उसके पहले बजट के पहले एक नई स्कीम लगाई जम्मू कश्मीर के लिए, ओनली फॉर जम्मू कश्मीर, HADP। तो जो किसान, मैंने पहले जी आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट में कोई चाहता है कि मैं उसका बच्चा मैं किसान बनूँ? जब हमारे बच्चे कहें मैं किसान बनूँ तब मैं कहूँ कि जो बजट है ये फार्मर फ्रेंडली बजट है। जब तक ये नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि उसके बाद लेटेस्ट जो रिसर्च में कमी है इसकी। आज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे सीड हैं, मेरे पास 10 कनाल ज़मीन है, अच्छा फर्टिलाइजर है, अच्छी मैंने खुदाई की, अच्छा इरिगेशन है। जब तक मेरे पास अच्छा सीड नहीं होगा वहाँ प्रोडक्शन नहीं आएगी। उसमें कम जोर दिया गया है। आज हाईब्रिड सीड की जो प्राइस है, मैं एक एग्जांपल, टमाटर की 3 लाख केजी की रेट है, 3 लाख केजी का, 80,000 वाटरमेलन का, 90,000 मस्क मेलन का। तो ये छोटा किसान क्या करेगा? इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सब्सिडी दे रहे हैं। जब एक इन्होंने 2 किस्म के चीज़ें, पहले हमारा कोऑपरेटिव था इंडिया में, अब नई चीज़ है FPO। अच्छा स्कीम है फार्मर के लिए, बहुत अच्छी है। FPO 10,000 सैंक्शन हुई है और हमने खुद बनाई है FPO जी। लेकिन जो उसमें इन्होंने दर्शाया गया है वो हमें नहीं मिल रहा जी। जो इनका उस पर पैटर्न है FPO पे वो हमें नहीं मिल रहा। और मेरी जो रिक्वेस्ट है कि स्मॉल स्केल जो फार्मर हैं उनके लिए भी सोचा जाए। जो हाई स्केल के उनके लिए जो है, जो जिसको मेरी 10 का मैंने ट्रैक्टर करना भी क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एरिया है जहाँ से मैं आता हूँ, मैं बॉर्डर से आता हूँ, हम बासमती पैदा करते हैं। 1 साल पहले इन्होंने फॉरेन में भेजी, जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ 50 लाख टन। लास्ट ईयर हुआ वो 40 लाख टन, इस साल हुआ 5 लाख टन। 7 साल पहले रेट था 7,000 क्विंटल का, इस साल रेट है 4,000 क्विंटल का। किसान क्या करेगा जी? ये चीजों का इनको आप भी ये कह रहे हैं कि जैसे रकीक जी कह रहे हैं कथनी और करनी में। मैं आता हूँ, अभिजीत जी पहली बार हमारे साथ 7 पैनलिस्ट जुड़े हैं। अभिजीत जी, हमारे रकीक जी थे, अप्पू जी, कौलिशन और साथ में आदित्य जी। इन्होंने कहा कि ये जुमलों की जो इंटर्म बजट है इसमें जुमले ज़्यादा हैं,
हकीकत नहीं है। देखिए, हकीकत आंकड़ों से आती है और मुझे लगता है भली भांति सत्य बोझते हैं। आंकड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। आंकड़े जो होते हैं वो जग जाहिर हैं और सभी को पता चल जाता है। अगर आप IMF का आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 2028 के अंदर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया अचीव करने वाला है वो आपके सामने ही है। उसमें किसी अपोजिशन पार्टी के रोकने से या हमारे कुछ और करने से नहीं होगा। उसको वो जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं ओवरऑल इस बजट की बात करूं तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और अगर देखा जाए इस बारी तो ये सोच करके ये जो ईयर है ये चुनावों का ईयर है तो इसमें कुछ और जिस तरह से पुरानी सरकारें करती रही वैसा कुछ किया जाए तो वैसा नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म विजन रहता है और लॉन्ग टर्म विजन में जो हमने अमृतकाल की और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और 2047 में जो विकसित भारत बनने की एक कल्पना हमारे सामने है उसको देखकर ही बजट को रखा गया है। और इस बजट के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम अगर देखें तो बाकियों से बहुत बेहतर है आज तक रहा है और हर साल का बजट इसी तरह से रहता है। मैं ज़रा पीछे चले जाऊँ, अगर 2010-11 की अगर हम बात करें उस टाइम का अगर आप देख रहे हैं तो कहाँ पर हम 2014 में 10वें नंबर पर हम ग्लोबल इकोनॉमी में थे और 2013 में उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उस समय हमारा 11वां नंबर था और उस समय पूरी की पूरी वर्ल्ड जो थी वो ग्रो कर रही थी 3.4% के रेट से, जबकि इंडिया डी ग्रो कर रहा था। और आज अगर आप देख लें, अगर अगले आज 4-5 साल के अगर आप आंकड़े उठाकर देखते हैं तो पूरी वर्ल्ड की मार्केट श्रिंक कर रही है, लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो ग्रोथ करेगी। और ये 7% का आंकलन किया गया आगे जो ग्रोथ का है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, जबकि वर्ल्ड मार्केट 3.4% से 2.8% में डी ग्रोथ पे आएगी। यहाँ से क्या पता लगता है, कंपैरिजन तो आपका दुनिया के साथ ही होता है। दुनिया जब डी ग्रोथ पे, इंडिया ग्रोथ पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी बिल्कुल सही है, आप अपने कामों में बिल्कुल यथार्थ रूप में हर एक स्कीम को धरातल पे उतारने में कामयाब हो रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें देखने की है, जो खासकर अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें, ये बजट के अंदर जो हमारा अगर कंट्री ग्रो कर रहा है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या रही? हम लोग कोरोना काल में इसी में से निकले। कोरोना काल का एक बहुत बड़ा सेटबैक, पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एक जगह पर आके फिक्स हो गई थी, वहीं पर स्टैंड स्टिल हो गई थी, लेकिन इंडिया ने उसमें से भी बाहर निकले। रशिया यूक्रेन का युद्ध रहा जिसका पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता था। इसके अलावा अभी इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है और अभी आप देख लीजिए तो रेड सी क्राइसिस है जिसके कारण सारे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो हैम्पर कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ग्रोथ पे जा रहा है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं अगर ये सब फैक्टरी रहेंगे तो इंडिया कहाँ पहुंचेगा आने वाले टाइम में। बाकी अपोजिशन को कहने का पूरा हक है, जो ये बातें करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन इतना समझिए कि पर कैपिटा इनकम 32% की ग्रोथ हुई है। इनके टाइम की अगर आप बात करें तो 72,804 कुछ थी, आज नियर अबाउट 1 लाख, यानी कि 93,98,000 के ऊपर आज पहुंच चुकी है। अब ये भी बोलेंगे झूठ है, तो ये आंकड़े हमने तो दिए नहीं है, आंकड़े जहां से हैं उनका सर्वे कर लीजिए। हाँ, अपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमने अपोजिशन करनी है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुआ है। अभी आप देख लीजिए जो हमने पिछले आंकड़े दिए थे, 18 करोड़ लोग जो है पिछले 5 साल में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। आज तक तो उन्होंने गरीबों के नाम पे गरीबों को ही हटाव किया था, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली लोगों के बीच में आता है और 10%, मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन अगर गरीबी रेखा से ऊपर उभर कर आ रही है, इसका मतलब आपकी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल लोगों तक पहुंच रही है। और अंत्योदय जिसका मोदी जी ने नारा दिया था डार्विन को गलत प्रूव करते हुए कि जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा है सबसे पहले उसके पास मेरी मदद पहुंचे, वरना यहाँ पर तो एक प्रधानमंत्री ये पर क्या कर गए थे, हम 10 रुपए बेचते हैं, 1 रुपया लास्ट में पहुंचता, वो 9 रुपए कहाँ जाते तो उनका हिसाब किताब अपोजिशन वालों से आपको लेना पड़ेगा। मैं दोबारा आऊँगा, आप दोनों के पास आऊँगा, रकीब के पास भी आऊँगा, लेकिन पहले जो हमारे पैनलिस्ट बचे हुआ उनसे दिनेश जी, बीइंग एजुकेशनिस्ट और आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, कैसा लगा आपको ये इन टर्म बजट? क्योंकि इसको फुल फ्लैश बजट हम कह नहीं सकते हैं। सर, नॉट एक्सपेक्टिंग मच, ज़्यादा तो नहीं इस पर बोल सकता, लेकिन मैं इसको ना डिवीजन करके आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 3 सेक्टर है हमारे इकोनॉमिक्स के, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, सर्विस करते हैं। और इससे भी पहले सर एक चीज़ मैं एक कोड करके एक बात बोलूँगा कि कोई भी स्कीम, कोई पॉलिसी कभी भी ख़राब नहीं होती, इट्स ओनली द इम्प्लीमेंटेशन आप कितना करते हो। आप जितने भी पुरानी गवर्नमेंट्स की, मैं आई एम नॉट बाइस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड ऑल समथिंग, बट अगर रियलिटी वाइज इसको ब्रेक करके देखें, सब लोग बात कर रहे हैं कि जो पीएम आवास योजना घर बनाएंगे तो दैट इज़ नॉट समथिंग वर्किंग। अगर आप इसको, क्योंकि सर अगर हम बात करें, अगर एक फैमिली में एक बच्चा हो तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको कहीं ना कहीं कैपेसिटी कैरी करते हैं, उसको पाल लेंगे। बट अगर 10 बच्चे हों एक फैमिली के अंदर, उनको आप लोग पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि आप
टोटली गवर्नमेंट के ऊपर टोटली निर्भर होकर नहीं बैठ सकती कि गवर्नमेंट ही सारे इनिशिएटिव लेगी। अमेरिका में सर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन एक माना जाता है कि जब इकॉनमी टोटली डाउन ट्रोडन थी, कुछ भी वर्क नहीं करा था, इन्होंने क्या कि यूएस में क्या स्टार्ट हुए, कल्चर क्या स्टार्ट किया गया कि इन्होंने वाशिंगटन डीसी से इन्होंने अगर आप देखोगे कैलिफोर्निया तक एक रोड बनाई, लॉस एंजल्स एंड कुछ अदर सिटीज उभरती हुई देखने को मिली। जब भी कभी कोई गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट करती है फॉर द सेक की, जैसे रोड्स बनाई जा रही हैं, आप लोगों ने देखा है कि क्वाड्रिलेटरल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे आया, गोल्डन ट्राइंगल आया एंड ऑल समथिंग, जितने नॉट गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स, ये रोड कनेक्टिविटी मल्टी जो हमारी आप लोग बोल सकते हो कि हमारी मेट्रो सिटी जो है, इनको जब कनेक्ट किया जाता है सर, इनको कनेक्ट करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। मोदी जी, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, दैट मोर टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक मोड। कैपिटलिस्टिक मोड में क्या होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाते हैं। इस पॉलिसी के तहत क्या होगा कि अगर रोड बनेगी तो रोड में सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करती है, रोड पे स्टील आएगा। जैसे बात की जाती है, जैसे अभी कुछ बोल रहे थे, मैंने सुना कि घर बनेगा तो घर बनने से लोगों को घर नहीं चाहिए, लोगों को कुछ इनकम का सोर्स एम्प्लॉयमेंट बनाओ। सर घर नहीं बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी? आज अगर हिंदुस्तान में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ 1 करोड़ बच्चों को हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने उनको स्कीम्स के तहत उन लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड की है, तो उनकी नॉलेज को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करेंगे? हम इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत उन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो बात इंटरम बजट की नहीं हम लोग करेंगे कि सिर्फ इंटरम बजट पे ही हम लोग हर एक चीज़ एक्सपेक्ट करें, बट व्हाट आई मीन टू से कि कहीं ना कहीं अगर क्लैरिटी अगर देखी जाए, सर हमारे एक पीछे जब हमारी G20 की मीटिंग हुई थी तो उसमें एक बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज़ के लिए इंडिया के पास क्या प्लान है। तो जैसे फ्रांस के भी आए हुए थे प्रेसिडेंट साहब, तो वो भी ये चीज़ बोल रहे थे कि इंडिया को भी सस्टेनेबल सिटीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। अगर मैं सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करूँ तो सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब पहले तो सस्टेनेबल सिटी आप तभी बना सकते हो जब आप लोगों की सिटी की पॉपुलेशन कम है। सिटी की पॉपुलेशन तब कम होगी जब आप माइग्रेशन को बंद करोगे, और माइग्रेशन हिंदुस्तान में तब कम होगी जब तो आप गाँव को प्रोग्रेस करोगे, एग्रीकल्चर एग्रीटेक जैसी टेक्नोलॉजीज को लाओगे ताकि बच्चा गाँव का बच्चा वहीं पर इंप्लॉय हो क्या रहा है सिस्टम, नो डाउट। अभी मैंने सुना है कि मैं जब स्पीच सुनी, मैंने सुबह जब गाड़ी पे आ रहा था तो वहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शी सेड कि हम एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क कर रहे हैं। बच्चों को क्या किया जाएगा, कुछ बच्चों को जो एग्रीकल्चर एरिया से आते हैं उन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड दी जाएगी ताकि उनका माइग्रेशन बंद हो। माइग्रेशन बंद होगा तो जो हम लोग एक सपना लेके चल रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज, 2030 तक हम लोगों ने कुछ हमारे यूनाइटेड नेशन के गोल्स है जो हम लोगों ने अचीव करने हैं, जिनको सस्टेनेबल गोल्स बोला जाता है। उसका जो 11th गोल है दैट टॉक्स अबाउट कि हमें सस्टेनेबल सिटीज बनानी है। ऊपर से क्या होगा सर, एक हम लोग अभी अमृतसर में जब जाते हैं तो एक बड़ा ना एक मेरा पिंड करके इन्होंने एक कल्चर सेटअप किया, अमृतसर में शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि कोई अगर आप लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर पास में गांव है जहाँ पर गांव में इन्होंने कुछ एग्जीबिशंस रखी हुई है, वो गांव में क्या चीज़ें बनती हैं ऑल समथिंग, उससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, ऑल सिस्टम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर टेक को इतना फोकसली तो नहीं प्रॉपरली बताया, लेकिन समहाउ इन्होंने एक किस्म का बता दिया है कि नाउ दे आर गेटिंग टूवर्ड्स कि इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है। आज भी हिंदुस्तान में 55% लोग किस में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। बसंत जी अभी कह रहे थे जब हमारे बच्चे कहेंगे मैंने एग्रीकल्चर खुद ऑप्ट करना है तभी हम सोचेंगे कि ये फार्मर फ्रेंडली बजट है। सर बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, सर गवर्नमेंट का ना हम लोग पता क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं एक सिंपल तरीका। हम लोग चाहते हैं हमें घर पे ही हर एक चीज पता लगे। आज इंटरनेट जब गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे कितने बच्चे ओपन करते हैं, आज गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को ओपन किया है। आज गवर्नमेंट ने एग्रो स्टार्टअप्स के लिए बात की है अपनी वेबसाइट पे, कितने बच्चे उन स्टार्टअप्स को देख रहे हैं। बात आती है यस, अभी करंट गवर्नमेंट में वीकनेस कहां पर आती है, हमें अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हमारे चालू हो रहे। हमें जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज हैं, जम्मू यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो गवर्नमेंट के साथ यूथ मिशन हमारे J&K में वर्क करता है, इस यूथ मिशन को इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज बच्चों को अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू चीजें बतानी पड़ेंगी आप लोगों के लिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो करंट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। इवन ये हमारी जो पुरानी सरकारें थी उनके टाइम पे भी था, लेकिन बात आती सर अवेयरनेस की। आज बच्चा जितना इंस्टाग्राम या बाकी चीजों पर टाइम स्पेंड कर, आई थिंक उसको दूसरी चलिए यूथ से जानना चाहते हैं। सनक आप बताइए।
जी, जिस प्रकार से कई अर्थशास्त्री रहे, कई विद्वान रहे अर्थशास्त्र के, जिन्होंने कहा कि मैं यही मतलब उन्होंने कहा कि ये बजट एक फुल फ्लेज बजट नहीं है, ये एक इंटरिम बजट है। इसमें जितनी हम फुल फ्लेज बजट से जितनी अपेक्षाएं रहती हैं उतनी इससे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी अपने आप में एक ऐसा बजट जो आने वाली सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार रहेगी, उसके लिए एक रोड मैप देने वाला बजट, दिशा तय करेगा। और सरकार ने कर दिखाया है। अगर 1.4 जो यूथ है उसको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। 3000 अगर IITIs अगर स्थापित की गई हैं तो उससे स्किल युवा एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात की गई कि हम किस प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्किल के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो अगर कहीं भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी उसके आसपास कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर हम बात कर रहे हैं रोड्स का काम होगा, अगर बात कर रहे हैं कि वंदे भारत जो हमारी ट्रेन हैं उनके जो कन्वेंशनल डिब्बे हैं उनको वंदे भारत से मतलब रिप्लेस किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो IITI से निकला हुआ युवा होगा उसकी जो स्किल होगा उसके वहां उसे इस्तेमाल कर उसे कहीं ना कहीं उसे काम मिलेगा, उसे कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। अगर मैं एक बात करूं तो ये जो पूरा जो एक इंटरिम बजट है ये कहीं ना कहीं गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इन तीनों को ध्यान में रखकर लाया गया बजट है। और इन तीनों की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं पूरा करने वाला बजट है। और सरकार ने इससे एक क्लियर मैसेज सरकार दे रही है और सरकार की क्लैरिटी से सीधी दिखती है। जिस प्रकार से सरकार ने विकसित भारत की बात की कि 1947 में भारत को विकसित बनाना है, और इस बजट के अंदर भी इस प्रकार की चीजें रखी गई हैं कि हम इसके बाद आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें सरकार ने रखी हैं। और कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के ऊपर इसमें बड़ा ज्यादा इसमें फोकस किया गया है कि स्टार्टअप्स के ऊपर बात की गई है। जिस प्रकार से 1 करोड़ लखपति दीदी सरकार ने बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया, और आने वाले समय के अंदर सरकार 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कर रही है। और कहीं ना कहीं सरकार की इससे क्लैरिटी हमें सीधी दर्शाती है। मैं एम्प्लॉइज से जानना चाहता हूँ, ये एम्प्लॉइज की रहनुमाई करते हैं, एम्प्लॉइज किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? विनोद जी, जहाँ तक आज के बजट की बात है, इंटरिम बजट की बात है, तो हर चीज़ की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। अगर मैं इसके ब्राइट पहलू पे देखूं तो जो हाइलाइट्स हैं, जो अभी हाइलाइट्स देखी गई हैं, तो उनमें मुझे ऐसा दिखा कि एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके बाद इसमें जो है सोलर एनर्जी को कंजर्व करने की बात की गई है, उसके बाद ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, और साथ में जो सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल को लुभाई, वो आयुष्मान भारत को कंटिन्यू करने की और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है। चलिए, इस पे हमारे सारे पैनलिस्ट ने बात की। बहसते मुलाजिम, मैं ये कहूँगा कि हर मुलाजिम की हमारे मुल्क में रहने वाले हर मुलाजिम की, चाहे वो फुल फ्लेज बजट हो या इंटरिम बजट हो, निगाह रहती है कि टैक्स स्लैब जो है उसको कितना घटाया गया, कितना बढ़ाया गया। क्योंकि ये जो प्राइस एस्केलेशन है मार्केट की, इसको देखते हुए हर मुलाजिम जो है अपना महीने का जो है वो बजट बनाता है और अपनी सैलरी को उसी तरीके से खर्चा करता है। और फिर आज का जो फरवरी का महीना है मार्च से पहले, इसमें अक्सर जो है ये सारी जो भी जितनी भी सैलरी होती है एम्प्लॉय की, अक्सर टैक्स में ही चली जाती है। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि इसका डार्क पहलू है। इसमें हमारी निगाहें थी एक तो टैक्स स्लैब पे, दूसरी निगाह हमारी ये थी कि वो एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस पे जो है उसको लागू करने की बात की जाएगी, और तीसरी निगाह थी कि मार्केट की प्राइस जो है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमारी सैलरीज को एनहांस किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहसत मुलाजिम इंटर्म बजट है, हो सकता है उस पर भी कोई काम किया जाए। आप उम्मीद तो हम जी बतौर ट्रांसपोर्टर कहा जा रहा है कि इतने करोड़ मकान बनाएंगे, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टर्स का भी रोल रहेगा, और आपकी शिकायत रही है हमेशा कि सरकार आपको निगलेक्ट करती है। मनोज जी, अगर कहीं सरकार अच्छा काम करती है तो वो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, मगर अगर मैं ट्रांसपोर्ट की तरफ से बोलूँगा तो आपने, मुझे लगता है इस बजट में देख ही लिया जो ट्रांसपोर्टरों का जो कोरोना के दौरान जो हाल रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे साथ हमारे ट्रेडर बैठे हैं, इंडस्ट्री बैठी है, सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट का हुआ, क्योंकि
पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ट्रांसपोर्टरों के लिए एक मेगा पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उसका तो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। रही बात जैसा यहाँ चल रहा है कि रोड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमसे 3-4 तरह के टैक्स लिए जाते हैं, क्योंकि गाड़ी चलने से पहले टोल प्लाजा पे हमने भुगतान करना है। और आप देखिए, एक टाइम होता था हमारी जो इंश्योरेंस गाड़ियों की होती थी वो अब टैक्स की बात हो रही है तो मैं ज़रूर उस पर गौर फरमाऊँगा कि टैक्स जो हमारे थे वो इंश्योरेंस आप देखिए एक ज़माने में 20 से 30, आज 1 लाख रुपया हम पे कर रहे हैं। और अगर टोल प्लाजा की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ तो मुझे लगता है 10 से 20 हज़ार मुझे आने जाने में एक बस का देना पड़ता है। और अब हम ड्यूटी में बहस का विषय बन जाएगा, ये हमारी कितना कम लगता है, आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन नहीं, ऐसा नहीं है, वही दिल्ली का सफ़र वही है। मगर हमने जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक हम मेगा पैकेज देंगे, तो आप देखिए कोरोना में जो हमारी हालात हुए, हाँ हम पे बोझ बढ़ाया गया सरकार की तरफ से कि आपका अगर आपने कहीं 10 लाख किसी गाड़ी पे लिया हुआ है, चाहे वो ट्रक है, बस है, तो 20% आप और लो, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक का वो किस्तें बराबर करनी थी। मगर हालात हमारी स्टेट के ड्यूटी में आप देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, यहाँ इतने बुरे हालात हैं। हमारे ई बसेस अभी आपने लाई हैं, आप देखिए हर बार आप क्या खजाने पे आप बोझ डालते हो। आपने 200 बसें पहले भी लाई, आपने वो ग्रीन कलर की आपने देखा वो झाड़ में खड़ी हैं, और इनका भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ कोई आप देखिए, मैं खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत की बात करूँगा। ट्रांसपोर्टरों के लिए इस आपने देखा कहीं उसमें हमारी बात भी हुई ट्रांसपोर्टरों की? नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक हिस्सा पूरे भारत में टैक्स सबसे ज़्यादा है हम लोग पे करते हैं, चाहे वो टोल प्लाजा से लेके चाहे वो बाकी टैक्सों में। तो ये हमारी तरफ से भी दोबारा लौटते हैं आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जगदीप सिंह लेट लतीफ़ है, देरी से पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। आपसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप बने रहिए इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।